हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव एड क्लासेस पे। ये हमारी विश्व भूगोल की दूसरी क्लास होगी। इस क्लास में कल जो हम सूर्य के बारे में पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं चंद्रशेखर सीमा से। चंद्रशेखर सीमा एस चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल भौतिकविद हैं जिन्होंने श्वेत वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत दिया। किसके बारे में? श्वेत वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत दिया। 1.44 एम सौर द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की उत्तरी सीमा है। इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। यानी कि चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? सौर द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा, इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इन्हें फाउलर के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद हम लोग अब पढ़ते हैं नक्षत्र के बारे में। आप लोग अपने घरों में सुनते होंगे कि आपके नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो उन्हीं नक्षत्र को हम लोग पढ़ते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नक्षत्र एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। यानी नक्षत्र किसको कहते हैं? एक निश्चित आकृति, यानी कि एक निश्चित जो आकृति होता है उससे, यानी कि व्यवस्थित तारों के समूह को हम लोग नक्षत्र कहते हैं। इनकी संख्या 27 मानी जाती है। यानी नक्षत्रों की संख्या कितनी मानी जाती है? 27 मानी जाती है। भारतीय मनीषकों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की परिकल्पना की है। यानी कि नक्षत्रों की संख्या 27 है, मगर जो हमारे विद्वान या पंडित हुए हैं वे 28 नक्षत्र की परिकल्पना करते हैं और 28वें नक्षत्र का नाम है अभिजीत। क्या नाम है? अभिजीत। यानी कि एक नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट का होता है। पूछा जा सकता है कि एक नक्षत्र दिवस कितने अवधि या कितने समय का होता है, तो 23 घंटे 56 मिनट का होता है। इसके बाद हम लोग नक्षत्र पर देखें। नक्षत्र के बाद हम लोग देखते हैं धूमकेतु, या जिसे कहते हैं पुच्छल तारा। यानी कि धूमकेतु, उसे ही हम लोग पुच्छल तारे के नाम से जानते हैं। धूमकेतु आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं। यानी पूछा जा सकता है कि धूमकेतु क्या होते हैं, तो ये धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं जो सूर्य के प्रलयाकार पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं। जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नजदीक पहुंचता है, यानी जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नजदीक पहुंचता है तो वह गर्म होने के बाद उसमें गैसों का फुवार निकलने लगता है, जिससे पूंछ जैसी आकृति बन जाती है। क्या बन जाती है? पूंछ जैसी आकृति बन जाती है। उसे ही हम लोग पुच्छल तारा कहते हैं। किसे कहते हैं? पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारा क्यों कहते हैं? यानी जब सूर्य के नजदीक पहुंच जाता है धूमकेतु और उसमें गैसों का फुवार निकलने लगता है, जिससे पूंछ जैसी आकृति बन जाती है, उसे ही हम लोग पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। पूछा जा सकता है पुच्छल तारे की पूंछ जो है सूर्य के किस दिशा में होती है, तो विपरीत दिशा में होती है। सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड मौजूद हैं। क्या है? सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड मौजूद हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। इसके बाद धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती हुई दिखाई देती है।
यानी सूर्य के विपरीत होती है और धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती हुई दिखाई देती है। हैली नामक पुच्छल तारा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हैली नामक पुच्छल तारा कितने वर्षों में दिखाई देता है, तो 76 वर्षों में दिखाई देता है। और ये इसके पहले कब दिखाई दिया था, 1886 में दिखाई दिया था और अब 2062 में दिखाई देगा। कौन सा तारा, हैली नामक तारा। हैली नामक पुच्छल तारा जो है वो 76 वर्षों में दिखाई देता है। यानी पूछा जा सकता है 76 वर्षों में दिखाई देने वाला पुच्छल तारा कौन सा है, तो जवाब होगा हैली नामक पुच्छल तारा, जो कि 76 वर्षों में दिखाई देता है और अब ये दोबारा दिखाई देगा 2062 में। अब इसके बाद उल्का या उल्कापिंड देखते हैं। उल्का या उल्कापिंड, मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों की संख्या में उल्का पाए जाते हैं। किसमें, मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में अरबों की संख्या में उल्का पाए जाते हैं, परंतु वरुण ग्रह के पश्चात क्यूपर बेल्ट उल्काओं का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी क्या कहा गया है, वरुण ग्रह जो है उस वरुण ग्रह के पश्चात क्यूपर बेल्ट उल्काओं का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लू मून, जिसे कहते हैं ब्लू मून देखते हैं। ब्लू मून एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। यानी कि क्या कहेगा, एक कैलेंडर में किसी माह में 2 पूर्णिमाएं हों और दूसरे पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच 31 दिनों से कम का अंतराल होना, यानी कि 31 दिनों के कम का अंतराल होना ही ब्लू मून का कारण है। इसके बाद बौने ग्रह देखते हैं। यानी कि आप लोगों ने सुना होगा प्लूटो, जिसे 2006 में ग्रहों की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रहों की श्रेणी में शामिल किया गया, तो उसी को हम बौने ग्रह पढ़ते हैं। ऐसे ग्रह जो आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपने परिक्रमा चक्र के अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 2006 में निर्धारित ग्रहों की परिभाषा से भिन्नता रखते हों, उन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यानी ग्रहों की श्रेणी से बौने ग्रह भिन्न तब रखे जाएंगे जो ग्रहों की परिभाषा को पूरा ना करते हों, तो उन्हें ही बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। वर्तमान में जिसे यम यानी कि जिसे प्लूटो कहते हैं, उसके बाद सिरियस, चारकान, एरिस, होमिया और मेक आदि बौने ग्रहों में रखा गया है। किसे रखा गया है, सबसे पहले प्लूटो, सिरियस, चेरान, एरिस, होमिया, मेक आदि बौनों ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, यानी मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं। यानी किनके बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा दीर्घवर्ती कक्षा के पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। किस ओर करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर करते रहते हैं। उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या किनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा दीर्घवर्ती यानी लंबे समय तक पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, उन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है, जो कि लोनार झील महाराष्ट्र का उदाहरण है। किसका, क्षुद्र ग्रह का। इसके बाद फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यानी कि केवल आंखों से कौन सा क्षुद्र ग्रह को देखा जाता है, फोरवेस्टा। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है
फोरवेस्टा जो है, किसको, फोरवेस्टा जो है, फोरवेस्टा को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसका नाम है फोरवेस्टा। इसके बाद श्रेयस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है। यानी कि कौन सा क्षुद्र ग्रह है, श्रेयस। श्रेयस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है। इसके बाद हम लोग सौरमंडल के कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं और हम लोग इसके अगले वाली वीडियो में ग्रहों से यानी प्लैनेट से स्टार्ट करेंगे। अब कुछ हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। दो कक्षा यानी दो आकाश गंगाओं के मध्य का स्थान काला होता है। यानी क्या बताया गया है कि दो आकाश गंगाओं के मध्य का स्थान काला होता है। केपलर को नवीन खगोल शास्त्र का, जबकि कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। किसको किसको, यानी कि केपलर को नवीन खगोल शास्त्र, जबकि कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। इसके बाद पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कनाडा के उत्तर में कीविन एलिजाबेथ द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कीविन एलिजाबेथ द्वीप पर स्थित है। इसके बाद प्रोटोस्टार या आदि तारे को भ्रूण तारा कहा जाता है। किसको, प्रोटोस्टार या आदि तारे को भ्रूण तारा कहा जाता है। 1916 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से पहली बार ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। किसकी, सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन जो था वो पहली बार ब्लैक होल की भविष्यवाणी किया था। इसके बाद 1967-68 में जॉन ए व्हीलर ने सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। कौन, जॉन ए व्हीलर ने ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद हिग्स बोसॉन कण को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गॉड पार्टिकल कहा जाता है। इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देखते हैं। यानी कि लाल दानों क्या होता है, ये मृत्योन्मुख तारे होते हैं। जब किसी तारे में हाइड्रोजन घटने लगती है तो उसमें लालिमा दिखने लगती है। यानी कि ये हाइड्रोजन की कमी होने के कारण जिस तारे में लालिमा दिखने लगती है उसे ही हम लोग लाल दानों कहते हैं। इसके बाद दूसरा होता है वामन तारे। वामन तारे कौन से तारे होते हैं, जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है, वे तारे वामन तारे कहलाते हैं। यानी पूछा जा सकता है वामन तारे कौन से तारे होते हैं, जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है, उन्हें ही हम लोग वामन तारे कहते हैं। वामन तारे किसे कहते हैं, सूर्य के प्रकाश से कम होना, यानी कि तारों का सूर्य के प्रकाश से कम होना ही वामन तारे कहलाते हैं। इसके बाद नोवा क्या होता है, या अत्यधिक चमक के साथ अचानक दिखाई देता है। नोवा जो है यह अत्यधिक चमक के साथ अचानक दिखाई देता है तथा बाद में अपने मूल स्तर पर वापस मंद पड़ जाता है। इसको नोवा तारे कहते हैं। यानी कि ये जो तारे हैं, लाल दानों, वामन तारे और नोवा तारे, नोवा तारे का कार्य होता है अचानक सा चमकीला दिखाई देना और अचानक से अत्यधिक चमकीला दिखाई देना, इसे ही हम लोग नोवा तारा कहते हैं। इसके बाद सुपरनोवा तारा देखते हैं। सुपरनोवा, जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंतिम चरणों में पहुंचकर विस्फोट होता है तो उसे ही सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। कौन सा तारा है, मृतप्राय तारा है। इसके बाद कृष्ण वीवर, जिसे ब्लैक
होली कहते हैं। जब किसी तारे का अंत होता है तो उसका भार 3 गुना अधिक हो जाता है। यानी जब किसी तारे का अंत होता है उसका भार 3 गुना हो जाता है। निपात होने के साथ ही यह इतना सघन हो जाता है कि प्रकाश भी इसके गुणों से निकल नहीं पाता या अंध क्षेत्र हो जाता है। इसे देखा नहीं जा सकता। इसे कृष्ण विवरण या ब्लैक होल कहते हैं। अमेरिका के जॉन व्हीलन ने वर्ष 1967 में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। यानी पूछा जा सकता है सर्वप्रथम ब्लैक होल का शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉन व्हीलन ने किया था। इसके बाद पल्सर के बारे में देखते हैं। पल्सर तारा, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहते हैं। यानी घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहते हैं जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे छोड़ते हैं। इसके बाद ध्रुव तारा, प्राचीन काल में लोग तारे को देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। ध्रुव एक तारा है जो ठीक पृथ्वी के ऊपर में है। क्या है? पृथ्वी के ठीक ऊपर में है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा को देखकर ही प्राचीन समय में लोग समय का अनुमान लगाते थे। इसके बाद ध्रुव तारा, यह पूछा भी गया है ध्रुव तारा क्या होता है। यानी कि ध्रुव तारा सूर्य यानी कि पृथ्वी के ठीक ऊपर होता है और इसी को प्राचीन काल में देखकर समय का पता लगाया जाता था। इसके बाद सप्ताहिक क्या है? सप्ताहिक 7 तारों का समूह है या आकाश में उत्तर की ओर दिखाई देता है। यानी कहाँ दिखाई देता है? आकाश में उत्तर की ओर दिखाई देता है। तो हम लोगों ने सौर मंडल पूरा पढ़ा। इसके बाद हम लोग प्लैनेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अब हम लोग दूसरी वीडियो में ग्रहों से स्टार्ट करते हैं, जिसे हम लोग प्लैनेट कहते हैं, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।